अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात है 24 नवंबर सन 1971 की। अमेरिका के शहर पोर्टलैंड से एक फ़्लाइट जा रही है साथ वाले शहर सियाटल में। ये फ़्लाइट काफ़ी शॉर्ट है, आधे घंटे की फ़्लाइट है। इसमें 36 पैसेंजर बैठे हुए हैं, 6 क्रू मेंबर्स। लेकिन इन पैसेंजरों को पता नहीं है कि इनमें एक हाईजैकर भी बैठा हुआ है। हाईजैकर का नेम है डीबी कोपर। डीबी कोपर ने 3 पीस पहना हुआ है। डीबी कोपर की एज की बात करें तो एज है मिड 40s। ये हाईजैकर जहाज़ की सीट नंबर 18E पर बैठा हुआ था। ये शख्स एयर होस्टेस से कहता है मेरा नेम है डैन कोपर। उस एयर होस्टेस का नेम था फ्लोरेंस शेफनर। ये शख्स उसको एक पर्ची देता है। एयर होस्टेस पर्ची लेकर चली जाती है। फिर वो उसे बुलाता है और कहता है कि पर्ची देख लो। जब वो एयर होस्टेस पर्ची देखती है तो उस पर लिखा होता है मिस आई हैव अ बॉम्ब हियर। वो एयर होस्टेस पर्ची खोलती है और उस पर लिखा होता है आई हैव अ बॉम्ब इन माई ब्रीफ केस। वो उस लड़की को यकीन नहीं आता। वो जाकर उसके पास बैठती है तो हाईजैकर उसे अपना ब्रीफ केस खोल कर दिखाता है। वाकई में एक बम था। कूपर लड़के के सामने अपनी पेशकश रखता है कि मुझे शाम 5 बजे तक 2 लाख कैश में चाहिए। साथ ही 2 फ्रंट पैराशूट और 2 बैक पैराशूट भी होने चाहिए। जब ये जहाज़ लैंड पर उतरे तो इसको रिफ्यूल किया जाए और फिर से उड़ा दिया जाए। प्लेन में बैठे दूसरे लोगों को भी कुछ पता नहीं था और ना ही वो एयर होस्टेस दूसरे लोगों को बताती है। वो ये कूपर की पर्ची पायलट को देती है। अब कूपर के साथ बैठी हुई है टाइना मैकलो। अब ये सारे एयर होस्ट और पायलट्स उनको पीछे काले करना शुरू कर देते हैं कि ये इसकी डिमांड है। उस एयरक्राफ्ट के मालिक कहते हैं कि हम कूपर के साथ ताउन करने के लिए तैयार हैं। मुसलसल 3 घंटों तक जहाज़ वहीं इर्द गिर्द चक्कर लगाता रहता है। अभी तक भी लोगों को पता नहीं था कि हमारे साथ क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। पैसेंजर्स को अब तक भी कुछ पता नहीं था। जहाज़ की पायलट पैसेंजर्स को बताती है कि माइनर प्रॉब्लम की वजह से हम मसले में हैं, लेकिन अब ये सोल्यूशन निकल आएगा। फिर 5:46 पर ये जहाज़ उतरता है। जहाज़ को दोबारा फ्यूल से फिल किया जाता है। कुछ ही देर बाद एक ट्रक नज़र आता है। ट्रक में बैग था और पैराशूट वगैरह थे कूपर के लिए। एक एयर होस्टेस वो बैग और 4 पैराशूट लेकर आके रखती है कूपर के साथ। कूपर इजाज़त दे देता है कि सारे लोग और क्रू उतर जाएं सिवाय टीना मकलो के। ये जहाज़ एक मरतबा फिर उड़ान भरता है और चला जाता है दूर। कूपर प्लेन के पायलट को कहता है कि सेटल से डायरेक्ट मैक्सिको जाना। हाइट 10,000 फीट की होनी चाहिए। विंग्स पोजीशन 15 डिग्री होनी चाहिए, जबकि स्पीड जितनी कम से कम हो सके उतनी होनी चाहिए। कूपर ने कहा जैसे मैंने कहा वैसे ही उड़ते रहो। कूपर टीना को कहता है कि यहाँ से चली जाओ, दरवाज़ा बंद करके जाना। प्लेन के पीछे वाले हिस्से में कूपर अकेले इंसान बचता है। ये अपना पैराशूट पहनकर तैयारी करता है डाइव करने। कुछ ही देर बाद जहाज़ में एक वार्निंग लाइट फ्लैश करती है। ये इंडिकेट करने के लिए जहाज़ के पीछे स्टेयरकेस अप्लाई किया जा चुका है, जैसा कि पहले के ज़मानों में स्टेयरकेस होते थे। कूपर इन्हीं सीढ़ी से उतरा। पैसे और पैराशूट लेकर जहाज़ से कूपर ने छलांग लगा दी। अब जहाज़ जा रहा है। पायलट्स और कॉकपिट को कुछ पता भी नहीं था, लेकिन शाम के 8:13 पर पायलट ने यह ज़रूर नोटिस किया कि जहाज़ का पिछला हिस्सा दोबारा रिटिल्ट हुआ। उसने जहाज़ को दोबारा रीलेवल किया और चलता बना। उसने जहाज़ को निवादा के एक शहर रीनू में लैंड कराया। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है और पुलिस छानबीन करती है। पुलिस को मिलते हैं एक टाई जिस पर एक क्लिप लगी हुई थी और कुछ पैराशूट के फटे हुए। वहाँ पर पुलिस को सिगरेट भी मिलती है। इन्वेस्टिगेटरों को 66 अनआइडेंटिफाइड फिंगरप्रिंट्स, जबकि सूटकेस, मनी बैग और पैराशूट गायब थे कूपर की तरफ। उस दिन से FBI ने कूपर को ढूंढने की कोशिश कर दी, लेकिन कूपर का एक नामो निशान तक नहीं मिला। ये इन्वेस्टिगेशन 43 सालों तक चलती है। इस हाईजैक में लोगों को कुछ भी नहीं पता चलता कि ये जहाज़ हाईजैक हुआ था और लोगों को कुछ भी नहीं होता। वो सेफली लैंड हो जाते हैं। इस वाक़े में टीना मकलो को हीरो कहा जाता है। टीना मकलो ने खामोशी से आकर कूपर को बैग दिया और लोगों को बताया कि ये काम करता है यहाँ पर, और लोगों को कहा कि इसकी बात मानी जाए ताकि कोई पैनिक ना हो सके। इसकी तारीफ कुछ यूँ की गई कि ये काम एंड कूल। मुझे यकीन नहीं होता कि क्रिमिनल से इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से कोई बिहेव कर सकता। रेडजेक ने कहा, लेकिन मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि इसका नेम डैन कूपर था। डैन से डीबी कैसे बना आखिर? असल में ये गलती है रिपोर्टर की। उसने जल्दी में पुलिस से डैन सुना, जिसकी वजह से डीबी कूपर के बजाय डैन कूपर उसने ये नाम लिख दिया।
FBI ने बताया कि जब कूपर ने पैराशूट बांधे तो उस वक्त बैग का एस्टिमेटेड वजन 10 किलो था। कूपर ने जब जहाज से छलांग लगाई तो उस वक्त उसके पास सिर्फ 2 पैराशूट थे और पुलिस को पता चल गया कि इसने ये वेस्ट की तरफ छलांग लगाई है। ये छलांग असल में कूपर की एक फॉरेस्ट पाइन फॉरेस्ट की तरफ थी जिसमें कई झील्स हैं, कैनियंस और वेल्स वगैरह। 10,000 फीट से उसने छलांग लगाई थी। उस वक्त 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग मारने हर जगह घुप अंधेरा था। FBI ने कहा कि अगर कूपर नवंबर के महीने में किसी लैंड में गिरा होगा तो उसे 10 किलो वजन की वजह से स्विमिंग करने में बहुत मुश्किल होगी, तो उसे ठंडे पानी की वजह से हाइपोथर्मिया हो जाता। ऊपर 10 किलो वजन की वजह से तैरना और भी मुश्किल हो जाता कूपर के लिए। लेकिन कूपर की बचने की काफ़ी सारी निशानियां हैं। जब कूपर की खबर पूरी दुनिया में अखबार के जरिए फैली तो कई सारे लोगों ने जहाज़ को हाईजैक करके छलांग लगाई। कम से कम 5 लोगों ने छलांग लगाई। एक और हाईजैकर ने $5 लाख के लिए जहाज़ को हाईजैक किया। उसने जहाज़ की सीढ़ियों से छलांग लगाई जबकि जहाज़ की उस वक्त स्पीड 450 के करीब होती थी। वो शख्स एक पैराशूट के जरिए बासानी रिजर्व कर गया। रिचर्ड लैपॉइंट ने नवंबर के महीने में छलांग लगाई और वो आइस स्नो की वजह से बच गया। लेकिन वो अलग बात है कि ये लोग सारे पकड़े गए। तो FBI ने सोचा कि कूपर से ज़्यादा बदसूरत हाल में अगर ये छलांग लगाकर सर्वाइव कर सकते हैं तो कूपर भी बच चुका होगा। लेकिन कूपर बच चुका हो। जब एयर होस्टेस ने कहा कि पैराशूट का तरीका ये है तो उसने कहा कि आई नो हाउ टू ऑपरेट। एक्चुअली में पुलिस ने नेक्स्ट डे से कूपर को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। पुलिस का कहना था कि कूपर की लाश मिले या पैराशूट का फटा हुआ कोई कपड़ा मिले या फिर $20 मिले। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये बताया कि इन पैसों में कुछ अलग बात थी। ये सारे के सारे बिल $20 के थे। 10,000 मल्टीप्लाई भी 20, 2 लाख। FBI ने नोटों के नंबरों को लोगों को बताया और कहा कि अगर किसी शख्स को ये इन नंबरों में से कोई मिले तो वो हमें इन्फॉर्म कर दे। लेकिन पुलिस ढूंढती ढूंढती थक गई। इन पैसों के बारे में कुछ भी पता न चला। इस वक्त काफ़ी घुप अंधेरा था। प्लेन की डायरेक्शन क्या थी और आखिर कूपर ने पैराशूट की डायरेक्शन क्या की होगी। पुलिस ने अंदाज़ा लेक मैरविन पर लगाया क्योंकि उन्होंने एक सेम जहाज़ को उड़ाया और उसमें से FBI टीम ने 90 किलो के वज़न को जब FBI ने 90 किलो के वज़न को फेंका तो उन्होंने नोटिस किया कि ये वज़न सियाटल से रिवांडो में आता है। पुलिस ने कॉपर की तलाश में घर घर तलाशी शुरू कर दी। कॉपर की तलाश के लिए लेक मैरविन और येल लेक में भी तलाश की गई। हत्ता के सबमराइन्स भी चलाई गई ताकि कूपर की कोई भी निशानी जैसा कि मनी या पैराशूट का टुकड़ा या फिर बॉडी मिल सके। FBI ने इन डॉलरों के सीरियल नंबर को नोट किया और उन सीरियल नंबर को अखबारों वगैरह में पेश कर दिया और कहा कि अगर ये 20 रुपए का कोई भी नोट लेकर आया तो उसे $10,000 मिलेंगे। 8 सालों के बाद एक पायलट टॉम बोहन कांटेक्ट करता है FBI से। टॉम बोहन कहता है कि मेरा जहाज कूपर के जहाज से 4 मिनट के डिस्टेंस पर था जबकि 4000 फीट पर था। वो कहता है कि उस रात ऐसा तूफान है जो कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उन्होंने FBI को बताया वाशुगराल रिवर के ड्रेनेज एरिया में असल में सर्च करनी चाहिए। कुछ ही महीनों बाद 8 साल के एक लड़के को कुछ $20 के नोट्स मिलते हैं। ये नोट्स गुत्थियों में बंद थे। ये सारे नोट्स FBI के नोट्स के सीरियल नंबर से मैच हो जाते हैं। जब पुलिस ने इन नोट्स को देखा तो उन्हें फौरन पता चल गया कि ये वही नोट्स हैं जो कॉपर को दिए गए थे। पुलिस ने इर्द गिर्द के इलाके पर खुदाई भी शुरू कर दी ताकि कुछ न कुछ तो सबूत हासिल हो सके। टॉम ने कहा कि कूपर, लेकिन ये डॉलर उसकी बताई हुई जगह के करीब ही मिले थे। FBI ने कहा कि कूपर ठंडे पानी में मर गया होगा। FBI ने उस 8 साल लड़के को चंद $1 भी दिए। उस लड़के ने ऑनलाइन इन्हें बेचे और उसने ये टुकड़े $37,000 में बेचे क्योंकि ये उस वक्त कूपर का केस काफ़ी मशहूर हो चुका था। आखिर कूपर कौन था कि ये बंदा कहाँ से आया था और इसकी आइडेंटिटी क्या है। FBI के पास टाई और टाई क्लिप थी। उस पर क्लिप गोल्डन रंग की थी। उससे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मिले। इनमें एक पैलेंटियोलॉजिस्ट, एक साइंटिफिक मेट्रोलॉजिस्ट
ने इलेक्ट्रॉन की मदद से ये ज़ाहिर किया कि इनमें कुछ ना कुछ अलग था। कूपर की टाई में लगी ये अनअलॉयड टाइटेनियम मौजूद थी, कुछ टाइटेनियम एंटीमनी अलॉयज। इससे पता चलता है कि कूपर किसी धात की फैक्ट्री में काम कर, या फिर केमिकल प्लांट, या फिर कूपर, या फिर इंजीनियर, या फिर जहाज में, क्योंकि ये धातें सब जहाज़ों में इस्तेमाल की जाती थी। इसी लिहाज से कूपर के स्केचेस बनाए गए। लेकिन सबसे पहला स्केच 28 नवंबर 1971 को बनाया गया, लेकिन उस स्केच की वजह से काफ़ी सारी मिसकंसेप्शंस पैदा हुई। दूसरा स्केच, फिर उसके बाद तीसरा स्केच बनाया गया। ये स्केच काफ़ी मिलता जुलता था। इस ड्राइंग को देख ये कहा जा सकता है कि कूपर ऐसा दिखता था। बहुत से लोग अपनी थ्योरीज बनाने लगे थे कि आखिर कूपर कौन था। FBI के एक एजेंट लैरी कैर ने कहा कि कूपर असल में एक कार्गो और एयर स्पेस के कार्गो लोडर थे, क्योंकि असल में कार्गो लोडर का काम यही होता है कि पैराशूट को कैसे तरह इस्तेमाल करना है और कहां से किस तरह लोड करना है। इस लिहाज से 800 से ज़्यादा स्केचेस बनाए गए, लेकिन FBI के सामने कूपर के 20 से ज़्यादा असल में स्केचेस सामने आए। इनमें से एक रिचर्ड मैको था, जो कि एक आर्मी अफसर था। इसने उसी तरीके से प्लेन को हाईजैक किया था। पैसा लेने के बाद पिछली सीढ़ियों से ये दोबारा जंप कर गए, लेकिन FBI ने 2 दिनों में ढूंढ लेती है। FBI को लगता है कि यही कूपर है। इसने दूसरी मर्तबा कोशिश की है हाईजैक करने की, लेकिन जब FBI टीम ने टाई के बारे में पूछा तो उसने कहा कि हाँ ये उसी की है। लेकिन जब यही टाई मैकाई को दिखाई गई तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये मेरी नहीं है। जेल में 2 साल के बाद वो जेल को तोड़ता है, वो जेल को तोड़कर भागता है, जिसकी वजह से वो शूट आउट कर दिया जाता। DB कूपर और रिचर्ड मैकाई की शक्ल एक दूसरे से ज़्यादा मिलती जुलती नहीं है। दूसरा ये कि लास्ट डेज वो अपनी फैमिली के साथ वेगास में मौजूद थे। दूसरे सस्पेक्ट हैं रॉबर्ट रॉकस्टर। थेफ्ट पुलिस में कई मरतबा पुलिस से पकड़े गए और नॉट गिल्टी लगा। उस रात जब DB कूपर ने छलांग लगाई, क्या कूपर ने उस छलांग को सरवाइव किया होगा या नहीं? बाकी हाईजैकर्स सरवाइव कर गए थे और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया था, लेकिन कूपर के मामले में आखिर क्या? कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कूपर क्या बच चुका होगा या नहीं।